उत्तराखंड में जोशीमठ के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। 10,000 से ज्यादा लोग तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। आपको बता दें, हालांकि अब से थोड़ी देर पहले बद्रीनाथ धाम का रास्ता खोल दिया गया है। जोशीमठ के पास हेलंग वैली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी की सुरंग बन रही है। दावा ये किया जा रहा है कि कल घाटी में नीचे किसी निर्माण कार्य के लिए धमाका किया गया, जिसके बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इस भयंकर लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पूरी तरह तबाह हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया और ये रास्ता बंद हो गया। लगातार कोशिश की जा रही है इस मलबे को हटाने की। तो उत्तराखंड में जोशीमठ के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। ये उत्तराखंड में जोशीमठ के ठीक पहले मौजूद हेलांग वैली है। यहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी की सुरंग बन रही है। दावा किया जा रहा है कल घाटी में नीचे किसी निर्माण कार्य के लिए धमाका किया गया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। इस भयंकर लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पूरी तरह तबाह हो गई। हजारों गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई हैं। यात्रियों के लिए न खाने पीने की व्यवस्था है, न रुकने का ठिकाना। चारों धाम यात्रा करके पुनः ऋषिकेश की ओर उतर रहा था कि रास्ते में बहुत बड़ा विशाल पहाड़ हेलंग के पास में जोशीमठ के नीचे एक विस्फोट हुआ और एक पहाड़ से पूरा पहाड़ नीचे आ गया है और हजारों की तादाद में यात्री फंसे हुए हैं। ये घटना बताती है इको सेंसिटिव जोन में अंधाधुंध निर्माण के क्या खतरे हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन बद्रीनाथ धाम के लिए वैकल्पिक रास्ता खोलने और बीच राह में फंसे लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटा है। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, अभी क्या अपडेट है वहां की? क्या मलबे का हटाने का काम वहां पे शुरू हो चुका है क्या अभी? देखिए, पिछले 13 घंटे से रास्ता बंद था, जिसे अभी थोड़ी देर पहले सूचना ये मिली है जिला प्रशासन की तरफ से कि खोल दिया गया है। हालांकि अभी पूरी तरह से रास्ता खुला नहीं है। एक एक कर गाड़ियों को निकाला जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से कई गाड़ियां ऐसी थी जो सड़क किनारे कतार लगाकर खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि रास्ता खुलेगा, फिर आगे चला जाएगा, बद्रीनाथ तक पहुंचा जाएगा। हालांकि बद्रीनाथ की दूरी यहाँ से बेहद कम रह जाती, करीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है और ऐसे में अब रास्ता खुला है तो थोड़ी राहत की खबर जरूर है। लेकिन अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि लंबे इंतजार में हैं। काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो जब तक पूरी तरह से रास्ता खुल नहीं जाता तब तक ज्यादा संख्या में लोग आज बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रशासन की ये लगातार कोशिश है कि रास्ते को जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए, पहले की तरह ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बद्रीनाथ पहुंचेंगे। हालांकि मौसम पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। ऊपरी इलाकों में अगर बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। अगर बारिश होती है तो मलबा और ज्यादा नीचे आएगा और रास्ता फिर से बंद होने की आशंका जताई जा रही है। ठीक दीपक, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। लोगों की हम उनसे अपील करते हैं कि अगर वो यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो मौसम को जरूर ध्यान में रखते हुए जाएं। देखिए, बद्रीनाथ धाम यात्रा पर जाने वालों के लिए पहाड़ टूटने से मुसीबत खड़ी हो गई है, तो केदारनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, मौसम ठीक होने के बाद आज से फिर शुरू हो रही है केदारनाथ धाम की यात्रा। पिछले 3 दिनों से किसी नए यात्री को केदारनाथ नहीं जाने दिया जा रहा था। आज से यात्रा फिर शुरू हो चुकी है और बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन लोग कर सकेंगे। आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी फिर से शुरू हो रही है। खराब मौसम की वजह से पिछले 3 दिनों से यात्रियों को सोनप्रयाग गौरीकुंड से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था और अब मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा होने की भी उम्मीद है। हालांकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी इस वक्त जारी है। तो एक तरफ जहां बद्रीनाथ धाम पर जाने वाले यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी हुई, लैंडस्लाइड हुआ भयंकर, लेकिन दूसरी तरफ केदारनाथ धाम जाने वालों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि मौसम अब थोड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से एक बार फिर केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है। पिछले 3 दिनों से किसी नए यात्री को केदारनाथ नहीं जाने दिया जा रहा था। रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो रही है। खराब मौसम की वजह से 3 दिनों से यात्रियों को सोनप्रयाग गौरीकुंड से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन आज से एक बार फिर केदारनाथ भगवान के दर्शन कर सकेंगे यात्री।
दीपक रावत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर हम केदारनाथ धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो थोड़ी राहत जरूर उन्हें मिली है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और जो लोग सोनप्रयाग के आसपास फंसे हुए थे वो भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी भी चिंता की बात जरूर है। लोगों को ध्यान रखना होगा, प्रशासन को भी गंभीरता से देखना होगा, हर एक स्थिति पर नजर रखनी होगी। जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से ये घटनाएं हो रही हैं कि जो केदारनाथ का पैदल मार्ग है वहां पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर हिमखंड है, ग्लेशियर का हिस्सा है और वो कई बार टूट के नीचे आ जाता है, जिसकी बड़ी वजह है कि लगातार हिमपात जो है वो ऊपर की पहाड़ियों में हो ही रहा है और साथ ही साथ बारिश भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन पहले से ही इस पर अलर्ट घोषित कर चुका है। मौसम विभाग का भी अलर्ट लगातार जारी है उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों पर। तो जो ये ग्लेशियर का हिस्सा टूटा था उसे काफी हद तक साफ कर दिया गया है। पैदल यात्रियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब पैदल यात्रा भी शुरू हो गई, हालांकि जो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच रहे थे केदारनाथ उनकी यात्रा तो लगातार चल रही है, लेकिन अब पैदल यात्रियों के लिए भी बहुत रास्ता साफ हो गया है और लगातार यात्राएं चल रही है। लेकिन इस बीच जरूरी बात यह है कि अभी कम ही लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी आशंका ये है कि स्थिति बिगड़ सकती है, इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है दीपक, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। बहुत से यात्री जो रास्ते में और आसपास फंसे हुए थे वो अब जाकर दर्शन कर पाएंगे। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए, भारत की अगुवाई में आज से गोवा में एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने वाली है। बैठक सुबह करीब 10:15 बजे शुरू होगी और इस बैठक में चीन और पाकिस्तान समेत कुल 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल हो रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर इस बैठक का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए वो कर सकते हैं। भुट्टो एससीओ संघ मंच से कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं और इतना ही नहीं, भुट्टो कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे का भी जिक्र कर सकते हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक का एजेंडा है जुलाई में होने वाली शिखर वार्ता के लिए जमीन तैयार करना, लेकिन पाकिस्तान यहां भी अपना एजेंडा लेकर आया। पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पहुंच गए। यहां ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह ने उनकी अगवानी की। गोवा में डिनर के दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ भी मिलाए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का मकसद इस मंच का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने का है। भुट्टो एससीओ मंच से कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, भुट्टो कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे का जिक्र भी कर सकते हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं इस बारे में आखिरी फैसला भी पाकिस्तान के दल को लेना है। बिलावल का बतौर विदेश मंत्री ये पहला भारत दौरा है। बिलावल 12 साल बाद भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। बिलावल इससे पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे। एससीओ बैठक के लिए भारत आने से पहले भी भुट्टो ऐलान कर चुके हैं वो संबंध सुधारने के लिए भारत नहीं आ रहे। ऐसे में बिलावल ने भारत के खिलाफ कुछ कहा तो भारत की तरफ से भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। और देखिए, इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो अपने नफरती बयानों के लिए पहले भी जाने जाते रहे जो भारत को लेकर कहते रहे। उधर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान अपना वही दोगलापन दिखाएगा आज एससीओ की बैठक में? देखिए, किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में आदर्श पाकिस्तान की तरफ से और खास करके जब से बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने, उन्होंने कोई मौका ऐसा छोड़ा नहीं जब वो भारत के खिलाफ जहर नहीं उगलते। हमने देखा था यूनाइटेड नेशंस में भी मल्टीलैटरल एजेंडे के साथ भारत की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, जहां पर मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इनवाइट तक नहीं था, बतौर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर उनको आना नहीं था। वो वहां आए, वहां पर जग जाहिर है उन्होंने कश्मीर का राग अलापा स्पीच देना शुरू किया। उसके बाद भारत ने उस पर बहुत तगड़ा काउंटर अटैक किया था। इस बार भी जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ का जो ये फोरम है, जहां पर तकरीबन 10 बजे 9:45 पहले फैमिली फोटोग्राफ होगी लीडर्स की, 10 बजे के करीब स्पीचेस शुरू होंगी और 11:15 के करीब सारे अग्रीमेंट साइन होने हैं जो कि जुलाई में हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग के पहले रखे जाएंगे बतौर एजेंडा। यहाँ पर जब स्पीचेस होंगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी फिर से अपना एजेंडा को रेकअप कर सकते हैं, कश्मीर का मसला उठा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें सोर्सेज से जानकारी है कि जो कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात की है, उसका राग अलाप सकते हैं, उन मुद्दों को उठा करके भारत को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हम भली भांति जानते हैं उनके सामने होंगे बड़े ही सीजन और भारतीय राजनीति के पुरोधा बहुत बड़े राजनेता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और जहां तक हमारी जानकारी है भारत पूरी तरह से इक्विप्ड है। अगर ऐसी कोई भी मंशा जाहिर करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी तो उनको दो टूक उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया जाएगा। भारत चुप नहीं बैठेगा। हैविंग सेड दैट, निश्चित तौर पर भारत ये उम्मीद करता है और दूसरे मेंबर नेशंस भी उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी
इस फोरम का कम से कम इस तरह का बेजा मुद्दों को उठाने के लिए इस्तेमाल ना करें, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें एससीओ के चार्टर पर और उन मुद्दों पर फोकस करें जो कि जुलाई में हेड्स ऑफ स्टेट्स के सामने बतौर एजेंडा पेश किया जाना है। ठीक है आशीष, बिल्कुल आज सबकी निगाहें इस मीटिंग पर होगी जो 10-10 बजे सुबह होगी। देखिए केरल में कथित लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। इसे लेकर केरल में सिनेमाघरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब दर्शक तय करेंगे कि द केरला स्टोरी में केरल में लव जिहाद को लेकर जो दावे किए गए हैं वो उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं। वैसे केरल में फिल्म को लेकर माहौल गर्म है। ये राजधानी तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें हैं जहां द केरला स्टोरी की रिलीज का विरोध हो रहा है। लेफ्ट संगठन आरोप लगा रहे हैं कि इस फिल्म के जरिए राज्य को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि हिंदू संगठन ऐसा नहीं मानते। केरला स्टोरी एक डॉक्यूमेंटेड फिल्म जिहादी इस्लामिक संगठन ने किस प्रकार के लव जिहाद के माध्यम से कन्वर्शन करने का, टेररिज्म करने का, इस प्रकार का एक स्टोरी है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बताकर माहौल को और भी गर्मा दिया। अगर प्रोपेगेंडा है तो उसके बारे में लिखें, उसके बारे में प्रेजेंटेशन करें। वो तो तथ्यों के आधार पर होगा ना कोई भी चीज। द केरला स्टोरी विवाद को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म के 10 सीन काट दिए हैं। यही नहीं, इसकी ग्रेडिंग भी बदलकर A कर दी गई है। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 13वें दिन भी महिला रेसलर्स का प्रदर्शन जारी है। इस बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में खाप पंचायतें पहलवानों के समर्थन में एक्टिव हो गई है। बुधवार रात पहलवानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर गोलबंदी जारी है। कल शाम किसान नेता राकेश टिकैत महिला रेसलर्स का साथ देने जंतर मंतर पर पहुंचे और सीधे पुलिस और सरकार को निशाने पर लिया। ये शांतिपूर्ण तरीके से धरने में बैठे, हमने ज्यादा भीड़ नहीं बुलवा रखी। जितने लोग रोज आ रहे हैं वे सुबह ही आते हैं, शाम को चले जाते हैं। कल मुजफ्फरनगर के सोरम में नरेश टिकैत की अगुवाई में महापंचायत भी हुई, जिसमें 7 मई को जंतर मंतर पहुंचने का नारा दिया गया। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर 13 दिन से धरने पर बैठी चैंपियन बेटियों का साथ देने के लिए आज दिल्ली के हर गांव में किसानों की पंचायत भी होगी। दिल्ली के 360 गांव के लोग आपके साथ हैं और 7 तारीख को फिर जंतर मंतर पे महापंचायत होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट में मामला बंद होने के बाद अयोध्या में ब्रिजभूषण रिलैक्स मूड में दिखे। मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे। बड़ी खबर बता दें महाराष्ट्र से, जहां पर एनसीपी आज अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाली है और इस बीच महाराष्ट्र में शरद पवार को मनाने की कोशिशें भी और तेज हो गई हैं। ताजा खबर यह है कि ठाणे में शरद पवार के समर्थन में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स पर लिखा है पवार साहब के बिना कोई विकल्प नहीं है। ये होर्डिंग्स एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड और आनंद परांजपे के नाम से लगाए गए हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज एनसीपी की अहम बैठक भी होनी है और हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रौनक, लगातार कोशिशें हो रही हैं समर्थकों की ओर से कि पवार साहब मान जाए, लेकिन होगा क्या? ये जो अहम बैठक होने वाली है, एजेंडा क्या है और क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जिन 16 सदस्यों की कमेटी शरद पवार ने कोशिश की है, जिससे ये तय करना है कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि शरद पवार अब भी अपने फैसले को लेकर अटल दिखाई दे रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में भी वो पार्टी का नेतृत्व बतौर अध्यक्ष के तौर पर करे। लेकिन जो 16 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, उनमें से अधिकतर लोगों का यही मानना है कि मुख्य तौर पर 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक शरद पवार ने ही पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। लिहाजा फिर एक बार इस तरह का प्रस्ताव बैठक में लाया जा सकता है कि पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार को ही चुना जाए। मुख्य तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 16 सदस्यों की कमेटी अगर इस तरह का प्रस्ताव लाती है और सर्वसहमति से प्रस्ताव पास होता है, तो क्या शरद पवार को ये मंजूर होगा? इस और सभी की टिकाएं लगी हुई है। ठीक है रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए, शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन अब तक वो गेम से आउट नहीं हुए हैं। इस्तीफा वापसी की मांग के बाद पवार ने अपने फैसले पर पूर्ण विचार के संकेत दिए हैं। यह तस्वीरें एनसीपी कार्यकर्ताओं की जो शरद पवार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। एनसीपी की युवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि पवार फैसले को वापस लें। ये कार्यकर्ता अपने खून से लिखी चिट्ठियां लेकर वाईवी चौहान सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद शरद पवार खुद कार्यकर्ताओं से मिलने आए और उनको समझाए। दरअसल इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी में पवार के समर्थन में इस्तीफों का दौर चल रहा है। जितेंद्र आव्हाड ने भी महासचिव पद छोड़ दिया है। तब 2024 का रणसंग्राम सामने है।
संघर्ष तय है, तब आप नहीं छोड़ते। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। इसी के बाद पवार ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से 2 दिन का समय मांगा। कहा जो कमेटी फैसला लेगी उसका सम्मान किया जाएगा। तुम्हाला विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यायची आवश्यकता होती ती त्यावेळेला माझ्याकडे घेतली गेली नाही। 2 दिवसाच्या नंतर तुम्हाला असं बसावं लागणार नाही। अपने कार्यकर्ताओं से वादा कर शरद पवार वाईवी चौहान सेंटर से निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए सस्पेंस कि क्या पवार की अध्यक्ष पद पर वापसी होगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। देखिए, एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद शरद पवार ने अपनी आत्मकथा से नया बवंडर खड़ा कर दिया है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की है। पवार ने लिखा है कि बीजेपी ने अब भले ही शिवसेना से रिश्ता तोड़ लिया हो, लेकिन वो देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने 2014 में मातोश्री जाकर बीजेपी शिवसेना के बीच सुलह की कोशिश की थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद फडणवीस गठबंधन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शरद पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने के लिए भी फडणवीस की तारीफ की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रौनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, कई बातों का जिक्र शरद पवार जी ने अपनी आत्मकथा में किया और सबसे बड़ी बात यह कि देवेंद्र फडणवीस की उन्होंने तारीफ की है। क्या मायने निकाले जाएं इसके? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा बयान जो शरद पवार का अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2017 में जिस वक्त शिवसेना बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले टूट गया था और उद्धव ठाकरे की तरफ से आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन दूसरी वक्त वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए शरद पवार ने दिखे। उन्होंने कहा कि इस अलायंस को बनाए रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने काफी मेहनत की और कई बार वो मातोश्री पर जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उन्हें लगता था कि ये लंबा अलायंस है और इसे टिकाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ऐसे वक्त ये सब प्रयास किए जब महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उन्हें इस सब की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि एनसीपी ने बाहर से ऑलरेडी समर्थन दे रखा था। लेकिन फडणवीस ये चाहते थे कि शिवसेना और बीजेपी का अगर गठबंधन रहे तो ये लॉन्ग टर्म चल सकता है जैसे पहले चला। यहाँ पर ये पवार का जो स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जिस तरह से किताब में उद्धव ठाकरे पर उन्होंने टिप्पणी की है। अहम बात आप कह रहे हैं रौनक, अहम बात आप कह रहे हैं और इसीलिए नजर बनाकर रखनी जरूरी है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में खास करके एनसीपी में क्या कुछ फैसले होते हैं, क्योंकि जिस तरह के संकेत शरद पवार दे रहे हैं उसको देखकर अभी भी लग रहा है कि उनका फैसला क्या होगा ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आप नजर बनाकर रखें, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में 3 पार्टियों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी की एकता टूट जाएगी? शरद पवार की राजनीतिक आत्मकथा में जिस तरह कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर वार किया गया है उससे तो यही संकेत मिलता है। कोई शख्स सार्वजनिक तौर पर अपने ही साथियों के खिलाफ भड़ास तब निकालता है, उनकी निंदा तब करता है, उनके खिलाफ कड़वे शब्द तब बोलता है जब वो उनसे बेहद नाखुश हो और उनके साथ अपने रिश्ते आगे बरकरार रखने को लेकर उत्सुक ना हो। शरद पवार की आत्मकथा को पढ़कर यही संकेत मिलते हैं। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर कई कड़वे प्रहार किए। मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे का सिर्फ 2 बार मंत्रालय जाना हमें ज्यादा रास नहीं आया। बाला साहब के साथ बातचीत के दौरान जो सहजता रहती थी वैसी सहजता उद्धव के साथ बातचीत के दौरान नहीं थी। पवार ने किताब में कांग्रेस पर भी प्रहार किया। विपक्ष की एकता का सबसे मजबूत केंद्र बिंदु कांग्रेस है, ये बात निर्विवाद है, लेकिन बाकी पार्टियों को साथ लेते वक्त जब उनको महत्व देने की बात होती है तब कांग्रेस को उसकी देशव्यापी शक्ति का साक्षात्कार होता है। कांग्रेस की इसी अहंकारी प्रवृत्ति पर एक इंटरव्यू में मैंने उंगली उठाई थी। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को लेकर चर्चा में संयम की परीक्षा हो रही थी। किताब की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार अब गठबंधन पर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? तो देखिए, कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर वोट मांगने का मुद्दा जो है वो चुनाव आयोग पहुंच गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सीधे पीएम की शिकायत कर दी है। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। कर्नाटक की चुनावी रैलियों में पीएम मोदी के इसी वोट अपील की शिकायत लेकर अब कांग्रेस पहुंच गई है चुनाव आयोग। कांग्रेस का आरोप है देवी देवताओं का नाम लेकर वोट मांगकर पीएम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने पीएम के रोड शो पर भी सवाल उठाए। Now, Honorable Prime Minister is campaigning on behalf of the BJP since a week. In all his election speeches, he has, with a knowingly, deliberately using the Hindu gods and goddesses only for the purpose of obtaining soliciting the votes for the BJP.
कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के वादे के बाद से कर्नाटक में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता इसे बजरंग बली का अपमान बताकर वोट मांग रहा है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रही है। अब देखिए, कर्नाटक में बजरंग बली का मुद्दा उठने के बाद से कांग्रेस कंफ्यूज नजर आ रही है। कांग्रेस के अंदर से उठ रही अलग अलग आवाजें सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस की रणनीति साफ नहीं है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, I am surprised how they are trying to terrorize this. अब वहाँ हर आदमी जो वोट करने आ रहा है वो जय बजरंगी बोलता है, तो एक माइनॉरिटी वोट डालने की वजह से वापस चले जाएगा, डर के चले जाएगा। यह कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता और कर्नाटक अनुशासन समिति के अध्यक्ष रहमान खान का बयान, जो बजरंग बली के नारे को धमकाने वाला नारा बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने सत्ता में आने पर राज्य भर में हनुमान मंदिर बनवाने का वादा किया। आंजनेय ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆನ್ನೋದಕ್ಕೆ साक्षी है। सत्ता में आने के बाद हम राज्य भर में हनुमान मंदिर बनाएंगे। दरअसल अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया था, जिसके बाद से बीजेपी हमलावर है और मंदिर मंदिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है, जबकि कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, इस बीच बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। बजरंग दल पर कांग्रेस के बैन के वादे को लेकर सियासी खींचतान लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने बजरंग दल को धर्म के साथ जोड़ने पर ऐतराज जताया है और मोहन भागवत को 2021 में लिखा एक पत्र भी ट्वीट किया। दिग्विजय ने कहा कि बजरंग दल की हिंसक गतिविधियों को लेकर उन्होंने 8 नवंबर 2021 को संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि बजरंग दल को धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश बिल्कुल गलत और अशोभनीय है। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर देखिए, और खास करके जिस तरीके से बजरंग दल का नाम आया, उसके बाद से सियासी खींचतान लगातार जारी है और अब दिग्विजय सिंह खुलकर सामने आए हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने 8 नवंबर 2021 को मोहन भागवत को एक पत्र लिखा था बजरंग दल को लेकर। दिग्विजय ने कहा कि बजरंग दल की हिंसक गतिविधियों को लेकर जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी भागवत को, वो चिट्ठी भी उन्होंने ट्वीट की है और साथ ही साथ कहा कि बजरंग दल को धर्म से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मणिपुर की, जहां पे अचानक भड़के हिंसा ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। बीते 48 घंटों में मणिपुर में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। राज्य के कई इलाकों से आ रही ये तस्वीरें चिंता पैदा करती है। चौराहे पर पड़े जली हुई बाइक और सिलेंडर, उगता धुआं मणिपुर के हालात को बता रहे हैं। ये देखिए, चौराहे पर दूर से ही आग लगी दिखाई दे रही है और इस घर पर जलने के निशान दंगे की गवाही दे रहे हैं। दूर से दिखाई देता ये काले धुएं का गुबार बता रहा है मणिपुर में सब ठीक नहीं है। एक नहीं, कई जगह पर इस तरह की आगजनी और हिंसा हुई है, जिसके बाद मणिपुर में दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया गया है। 8 जिलों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। राज्य में अगले 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये वीडियो चोराचांदपुर इलाके का है, जहाँ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसा उपद्रव मचा कि दर्जनों जगह लगी आग पर काबू पाने में दमकल की गाड़ियां भी नाकाम हो गई। कहीं आशियाने उजाड़ दिए गए तो कहीं मासूम सड़कों पर आ गए। सरकार ने पूर्व CRPF चीफ कुलदीप सिंह को सलाहकार नियुक्त किया है। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने सभी लोगों से शांति की अपील की है। We should not allow the culture of communal harmony between the people living in the state to be disturbed by vested interests. In this hour, I appeal to one and all to maintain peace. तो मणिपुर में भारी तनाव है। आइए आपको बताते हैं कि मणिपुर में ये हालात आखिर क्यों बन गए। देखिए इस रिपोर्ट में। ये हंगामा बरपा है मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के खिलाफ। इसके खिलाफ नगा और कुकी आदिवासियों ने विरोध किया। इसी विरोध के लिए आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। 3 मई को मार्च का आह्वान ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने किया था। मार्च के बाद हिंसा शुरू हो गई, जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए और सरकार को एक्शन में आना पड़ा। हिंसा पर काबू पाने के लिए राज्य में असम राइफल्स और सेना की टुकड़ियों की तैनाती की गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा से प्रभावित मणिपुर के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। गृह मंत्री ने इस घटनाक्रम के बारे में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की। शाह ने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक IB और राज्य के साथ साथ केंद्र के संबंधित अधिकारियों के साथ 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक भी की। केंद्र सरकार मामले पर करीब से निगाह रख रही है और आसपास के राज्यों से अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है।
देखिए, मणिपुर में हिंसा के बीच सेना एक्टिव हो गई है। हिंसाग्रस्त इलाकों से बचाव कार्य चलाने में सेना जुट गई है। सेना का कहना है कि हालात पर तेजी के साथ काबू पाया जा रहा है। ये तस्वीरें इम्फाल एयरपोर्ट की, जहां वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान को काम पर लगाया गया है। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जिसमें वायुसेना इम्फाल से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। दरअसल 3 मई के मार्च के बाद बुधवार को मणिपुर में झड़पें शुरू हो गई थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस हिंसक झड़प में हजारों लोग बेघर हो गए। सेना भी हिंसा रोकने के साथ साथ विस्थापितों को बचाने में लगी है। सेना ने तस्वीर जारी कर जानकारी दी कि चूरा चांदपुर से 5000, इम्फाल से 2000, जबकि मोरे से 2000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ये हालात बने हैं लगातार हो रही आगजनी और हिंसा के बाद। हालांकि सेना ने जानकारी दी है कि मोरे और कांगपोकपी में हालात अब काबू में आ चुके हैं, जबकि इम्फाल और चूरा चांदपुर में हालात को काबू में करने की कोशिशें की जा रही हैं। सेना की टुकड़ियों को रात में ही गुवाहाटी और तेजपुर से मणिपुर पहुंचा दिया गया है। वहीं सेना और पुलिस को अफवाहों का भी सामना करना पड़ा है। सेना और सरकार ने अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। तो देखिए, मणिपुर में हिंसा होते ही राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेर रही है, तो वहीं सरकार और राज्यपाल शांति की अपील कर रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और बॉक्सर मैरी कॉम ने भी मणिपुर में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई है। ये पीस को, ये सिचुएशन को खत्म होने के लिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात पर ट्वीट किया। मणिपुर के कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर चिंतित हूँ। प्रधानमंत्री को तुरंत ही हालात सामान्य करने और शांति बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं मणिपुर के लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हिंसा को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को घेरा। राज्य में बीजेपी की सरकार बने सिर्फ 15 महीने हुए हैं। इस दौरान ही मणिपुर आग की लपटों में घिर गया है, पर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह कर्नाटक में प्रचार करने में व्यस्त हैं। हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल गवर्नर अनुसुईया उइके से मिला और हालात पर जल्द काबू पाने की अपील की। वहीं राज्यपाल ने बयान जारी कर सभी से शांति की अपील की है। सभी मणिपुर प्रदेशवासियों को से आग्रह करती हूँ कि वे अपनी परंपरा के अनुरूप शांति, स्नेह, भाईचारा एवं सद्भाव बनाए रखें। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद तिहाड़ में कैदियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई उस खौफनाक वारदात का सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सीसीटीवी फुटेज में तारीख और वक्त दोनों दर्ज हैं। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश एक एक कर ऊपरी मंजिल से नीचे कूदते हैं और फिर सेल नंबर 9 में बंद टिल्लू ताजपुरिया को बाहर खींचकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। टिल्लू पर 4 कैदियों ने मिलकर धारदार हथियारों से 100 से ज्यादा बार वार किए। कुछ कैदी टिल्लू को बचाने के लिए आगे भी बढ़े थे, लेकिन उन्हें चाकू दिखाकर रोक दिया गया। अब सवाल ये भी है कि टिल्लू की सेल का गेट इन्होंने कैसे खोला? क्या पहले से गेट खुला हुआ था या इसमें किसी कर्मचारी की मिलीभगत है? टिल्लू रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर 2021 को हुए शूटआउट मामले में आरोपी था। उसके गैंग के 2 लोगों ने जितेंद्र गोगी की कोर्ट में हत्या कर दी थी। दावा किया जा रहा है कि गोगी गैंग के 4 बदमाशों योगेश टुंडा, दीपक, राजेश और रियाज खान ने उसी हत्याकांड का बदला लिया है। न्यूज में एक और अहम खबर आपको बता दें। देखिए, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हनी ट्रैप के संदिग्ध मामले में डीआरडीओ के एक सीनियर अधिकारी को गिरफ्तार किया। एटीएस को शक है कि ऑफिसर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। यह है डॉक्टर प्रदीप करुलकर। भारत में डिफेंस रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था डीआरडीओ के जाने माने वैज्ञानिक। इन्हें महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तान को बेहद संवेदनशील जानकारियां मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक प्रदीप को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया और फिर क्लासिफाइड जानकारियां हासिल कर ली। पुणे के डीआरडीओ लैब में बतौर डायरेक्टर काम कर रहे प्रदीप करुलकर पर फरवरी से ही नजर रखी जा रही थी। जब पक्के सबूत हाथ लगे तो उन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल प्रदीप महाराष्ट्र एटीएस की कस्टडी में है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर प्रदीप करुलकर इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले इनके करियर पर दाग लग गया। खूबसूरत लड़कियों को मोहरा बनाकर खुफिया जानकारियां हासिल करने का ये खेल नया नहीं है।
इससे पहले भी सेना के कई जवान और DRDO में काम करने वाले कर्मचारी ISI के जाल में फंसकर देश से गद्दारी कर चुके हैं। अब खबर जरा हटके, इंसान दौड़ते हैं, जानवर दौड़ते हैं, लेकिन कभी आपने क्या खाना पकाने वाली हांडी को दौड़ते हुए देखा है? नहीं ना? तो अब दिखाते हैं। हंसी ठिठोली और उसके बीच सड़क पर दौड़ती हांडी। ये ऐसी वैसी हांडी नहीं है जनाब, मुर्ग मुसल्लम वाली बिरयानी से भरी हांडी है ये। मेरठ की एक गली में इस हांडी को हथियाने के लिए होड़ लगी है। हर कोई लजीज बिरयानी से भरी इस हांडी को हासिल करना चाहता है। इसी चक्कर में हांडी सड़क पर 100 मीटर का सफर तय कर लेती है। अब चलिए आपको माजरा समझा देते हैं। मेरठ के वार्ड नंबर 80 में वोटर्स को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से ये बिरयानी बनवाई गई थी, लेकिन लोग ज्यादा हो गए और माल कम पड़ गया। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। वीडियो वायरल होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी शाहिद बिरयानी बनवाने के दावे से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने बिरयानी खाई या जिनके हिस्से खाली प्लेट आई। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा और इस मौके पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक महासंयोग 130 साल बाद आया है। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन ये पूर्ण नहीं बल्कि पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण होगा। असल में चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण। पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण लगने से पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे अंग्रेजी में पेनुम्ब्रा कहते हैं। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया न पड़कर उपछाया मात्र पड़ती है, यानी एक धुंधली सी छाया नजर आती है। पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण में चांद के आकार में भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। खास बात यह है कि आज का चंद्र ग्रहण 130 साल बाद बुद्ध पूर्णिमा के महासंयोग में लग रहा है, इसीलिए इसका खास महत्व है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्र ग्रहण रात 8:44 से शुरू होगा और इसका समापन देर रात 1:02 पर होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया के अधिकांश हिस्से, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत अंटार्कटिका और हिंद महासागर में दिखाई देगा, लेकिन यह भारत में नहीं दिखेगा। न्यूज इन न्यूज में अब बात रूस यूक्रेन जंग की। अमेरिका ने दावा किया है कि 1 मई के बाद रूस ने यूक्रेन पर 145 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें 100 से भी अधिक लोग मारे गए। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन पर हर घंटे मिसाइल या ड्रोन से हमला हो रहा है। इसका एक वीडियो सबूत भी सामने आया है। रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक और इसके जवाब में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का काउंटर अटैक। इस वक्त आप कीव के आसमान में जिस चीज को उड़ता देख रहे हैं वो एक कामकाजी ड्रोन है। यूक्रेन की सेना एयर डिफेंस सिस्टम से इस ड्रोन पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। और कुछ ही पलों बाद टारगेट तबाह होकर नीचे गिर जाता है। रूस के ड्रोन जहां गिरा वहां एक रिहायशी इमारत थी जिसमें आग लग गई। इस हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन में भरे बारूद की वजह से बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। कीव में जिस जगह पर यह ड्रोन मार गिराया गया वो राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है। कहा जा रहा है इसे क्रेमलिन पर हुए हमले का बदला लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन रूस का यह रिवेंज मिशन नाकामयाब हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।